हेलो बच्चों, यस वीएन एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे क्लास 12th का जो लेसन है, लेसन 2 द लास्ट स्प्रिंग, जिसको एनिस जंग ने लिखा है। और वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके मैं बना रहा हूं, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो और आप भी बोर ना हो और मुझे भी ज्यादा इरिटेटिंग ना लगे पढ़ाने में। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें एनिस जंग ने भारत के उस सिचुएशन का चित्रण किया है जहां पे लोग गरीबी से जूझ रहे होते हैं, जहां पे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, यहां तक कि ऐसी परपेचुअल गरीबी में वो अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, जहां पे लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है और खाने की तो बात छूट दी है। जहां पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ साथ उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उनके रोजी रोटी में अपना हाथ बढ़ाते हैं, जीवन यापन करते हैं उनके साथ मिल करके। तो चलिए उसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पे मैंने पढ़ लिया था कि एक कैरेक्टर है साहिब, साहिबे आलम। वो बांग्लादेश से उसका परिवार चला आया था 1971 में, और सीमापुरी में आकर के वो स्पेंजर का काम कर रहे थे। मतलब जो वो होते हैं क्या, रेज पिकर होते हैं, कूड़ा बीनने वाला, तो उसका काम कर रहे थे। और जब एनिस जंग से उनका परिचय हुआ तो वो लोग बच्चे जो है मोटिवेट किए कि सीमापुरी आप भी चलिए और देखिए हमारी सिचुएशन क्या है। फिर ये जो एनिस जंग है वो सीमापुरी गई है, और वहां पे देखते हैं चल के अब क्या होता है, कैसी सिचुएशन है सीमापुरी की। चलिए, यहां तक हम पढ़ चुके थे कि लगभग 10,000 लोग जो है सीमापुरी में रहते हैं। उनकी जो बस्ती है वो काफी मलिन है, गंदी बस्ती है। वहां पे जीवन बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है लोगों का, काफी तकलीफें उठा रहे हैं। आगे क्या होता है ये हम कहानी में अब कंटिन्यू करेंगे। ये क्या बन रहा है? देखिए, अब सीमापुरी में जो रेड स्पीकर है उनके बारे में अनिजन कह रहे हैं कि दे, देखिए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। देखिए, यहाँ पे अनिजन जी बता रही है कि जो रेड स्पीकर हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, वो सीमापुरी में लगभग 30 साल से ज्यादा के समय से रह रहे हैं, यानी 30 साल से ज्यादा टाइम वहां पे वो लोग बिता चुके हैं। और विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी उनके पास आइडेंटिटी भी नहीं है, यानी उनके पास उनकी खुद का पहचान नहीं है भारतीय होने का। यानी कोई भी पहचान का प्रमाण पत्र, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, उस तरह से उनके पास आधार कार्ड और कोई ऐसा पहचान नहीं है जो ये प्रूव करे कि वो भारत के हैं, सीमापुरी के हैं। तो आइडेंटिटी भी नहीं है, बिना परमिट के रह रहे हैं, यानी परमिशन भी नहीं रहे भारत में रहने का, फिर भी वो लोग रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। और होता क्या है, उनको इनेबल कर देता है, उनको योग्य बना देता है क्या करने के लिए, ग्रेन खरीदने के लिए, यानी अनाज वगैरह राशन कार्ड से मिल जाता है उनको। मतलब जो सीमापुरी में रहते हैं वो है स्क्वेटर हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, बिना पहचान पत्र के, बिना किसी परिचय के, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के वो जबरन रह रहे हैं भारत में। और किसी तरह से उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, राशन कार्ड बनवा लिए हैं और यहाँ पे उनको अनाज मिल रहा है। देखिए, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, और उनका ये कहना है कि जो भोजन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किससे, किससे कंपेयर टू आइडेंटिटी का। मतलब वो कह रहे हैं हमको पहचान नहीं चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं कि हमको पहचान नहीं चाहिए, हमको बस भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन ज्यादा जरूरी है पहचान से। मतलब क्या है कि अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो और नाम हो आपका अमीर चंद, तो ऐसे अमीर चंद बनने का क्या फायदा है। मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमें भोजन मिल रहा है ना, यहाँ पे आके बांग्लादेश में तो भोजन भी नहीं मिलता था, इसलिए वहां पे वो लोग सरवाइव कर रहे हैं और अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आगे देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, यदि हम अपने परिवार को फीड कर ले रहे हैं। फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना या भरण पोषण करना, यानी अपने परिवार का फीड कर रहे हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक,
यानी एकिंग स्टमक का मतलब होता है कि एक माने होता है दर्द और स्टमक माने होता है पेट, यानी बिना पेट दर्द किए, यानी बिना खाए जो होता है सिचुएशन, उसको हम कहते हैं एकिंग स्टमक। लेकिन विदाउट एनी एकिंग स्टमक, यानी खा पी करके आराम से अगर वो बेड पे जा रहे हैं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम लोग जो है यहीं पे रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, कंपेयर टू उस फील्ड के, यानी उस जगह के कंपेयर टू दैट गिव अस नो ग्रेन, सैड ए ग्रुप ऑफ वुमेन, टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड का मतलब होता है फटा चिथड़ा पहना हुआ साड़ी, टैटर्ड का मतलब होता है फटा फुड़ा। अब यहाँ पे वेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। देखिए यहाँ पे एनिस जंग जी कह रही है कि मैंने कुछ औरतों के समूह से पूछा जो फटी हुई साड़ियां पहनी हुई थी। अब फटी हुई साड़ियां इसलिए बोली क्योंकि उनकी दशा बहुत खराब थी, बहुत गरीब थी। और उनसे जब एनिस जंग जी पूछा कि आप लोग जो है अपने उस हरे भरे मैदान, उस नदियों को छोड़ करके, बांग्लादेश को छोड़ करके आप लोग में क्यों आ गए, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि यदि हम अपने परिवार का भरण पोषण यहाँ पे कर ले रहे हैं और बिना खाली पेट हम लोग बिस्तर पे जा रहे हैं, तो ये जगह उस जगह से बेहतर है जहां पे हमें क्या है, गिव अस नो ग्रेन, जहां पे हमें अनाज भी नहीं मिलता है, खाने पीने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है, तो उस जगह से तो ये जगह बेहतर है और इसलिए हम लोग यहीं पे रहना बेहतर समझती हैं। ऐसा जवाब मिला जब एनिस जंग ने औरतों के ग्रुप से पूछा। चलिए आगे देखिए, वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। सॉरी, ये वेन एवर नहीं है, वेयर एवर है। अब यहाँ पे एनिस जंग जी कह रही हैं कि वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वहीं पे अपने टेंट को पिच करते हैं। पिच का मतलब होता है लगा देना, धसा देना, स्थायी बना लेना किसी चीज को, तो वहीं पे वो अपने टेंट को लगा देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, ट्रांजिट का मतलब होता है पोर्टेबल या जो टेम्परेरी होता है। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो नोमेड होते हैं, मतलब खाना बदोश, तो जो गरीब होते हैं बहुत, तो वो कहीं भी जाते हैं, रास्ते में जहां भी उनको मिलता है, पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पे खाना पानी मिल सकता है या भोजन मिल सकता है, वहीं पे कोई भी बाग बगीचा देख के अपना टेंट तंबू लगा देते हैं और उनके बच्चे, उनके परिवार जब तक वहां पे कंफर्टेबल फील करते हैं वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसी तरह से ये लोग भी वैसे ही थे, जहां पे उनको भोजन मिलता था वहीं पे अपना ट्रांजिट होम बना लेते थे, मतलब कैरिएबल यानी पोर्टेबल होम, यानी जिसको उठा के फिर ले जाया जा सके, यानी टेंट तंबू वहीं पे लगा देते थे। चिल्ड्रेन ग्रोन अप, देखिए चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच जो है वो ग्रो अप होते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो बीकम माने होता है होना, तो वो बिकमिंग माने होते हुए, पार्टनर्स का मतलब होता है साथ में सहयोग करने वाला, इन सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, यानी जो उनकी रोजी रोटी है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उनके बच्चे जो होते हैं रोजी रोटी कमाते हुए उनके बीच बड़ा होते हैं। आपने देखा होगा कि जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो टेंट या तंबू लगा करके जीवन यापन करते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो तो घूम फिर के मांग करके काम करके किसी न किसी तरह से वो खाना पीना लेके आते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ काम में लगे रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं किसी के घर जाते हैं, वहां से मांग के लाते हैं, कोई छोटे मोटे काम कर लेते हैं, किसी की छोटी मोटी मजदूरी कर लेते हैं, तो उनके जीविका का वो भी हिस्सा बन जाते हैं। तो उसी तरह से सिचुएशन है सीमापुरी के जो रेड स्पीकर है उनका, यानी कूड़े बीनने वालों का भी वही सिचुएशन है। एंड देखिए, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है, देखिए मीन्स रेज पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना, यानी अगर आप सीमापुरी में सर्वाइव कर रहे हैं इसका मतलब आप भी कूड़ा बीनने वाले हैं, क्योंकि वहां के सर्वाइवल का मतलब वो रेज स्पीकिंग है। और ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे जितने भी लोग हैं सारे लोग रेज स्पीकर हैं, सारे लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अब यहां देखिएगा, वो बताती है कि थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपर्शन ऑफ फाइन, देखिए प्रोपर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और ये कह रहे हैं कि सालों से इट हैज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, किसी चीज को कंसीव करना, अपना लेना, कोशिश करना, तो ये एक्वायर हो चुका था। ए प्रोपोर्शन यानी एक बड़ी मात्रा में, किसके रूप में, एक फाइन आर्ट के रूप में। जैसे फाइन आर्ट होता है, जैसे एक कला होती है किसी चीज को करने का, उसी तरह से कूड़ा बिनना वहां का कला बन गई थी। यानी जो बच्चे बड़ा होते थे उनके जहन में यही रहता था कि हमें बड़ा होके
कूड़ा बीनने वाला बनना है, और जितना ज्यादा कूड़ा बीन ले वो उतना ही बड़ा कलाकार है कूड़ा बीनने वाला। तो वहां का ये फाइन आर्ट बन गया था सीमापुरी में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड था, यानी जो हमारे लिए धन है उनके लिए कूड़ा ही धन था। आई होप ये सारे पॉइंट्स, सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस आपको इरिटेट करता है तो आप जो है बिना हेजिटेशन के आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और आपका जो कमेंट्स है तुरंत पढ़ लिया जाएगा और तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए अब क्या होता है। रैज, वहां पे आपने पढ़ा कि रैज स्पीकिंग वहां का जो है फाइन आर्ट बन चुका है। आगे देखिए, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली का ब्रेड है। ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड का मतलब होता है रोजी रोटी, और यही कूड़ा बीनना ही उनका डेली का रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर हेड्स, और यही कूड़ा बीनना उनके लिए उनके सर के ऊपर छत का काम करता है। रूफ माने होता है छत, यानी वो जो भी खाते, जो भी कूड़ा उड़ा बीन के लाते हैं उसी के पैसे से उनके सर पे तरपाल आता है, टेंट लगता है, छत बनता है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, और भले ही वो छत टपकने वाला होता है, यानी हालांकि कहने का मतलब यह है कि वो रेड स्पीकिंग करके कूड़ा बीन करके वो महल नहीं बना सकते, वो हमारे जैसे छत या मकान, पक्के मकान नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर उनके सर पे तरपाल ही आता है, उनके सर पे अगर टीने का ही मकान आता है, भले वो टपक रहा होता है, तो वो कूड़े की बदौलत ही आता है। अब देखिए, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन कह रहे कि जो वहां के लोग हैं स्पीकर, उनके लिए तो ये गोल्ड है, धन के जैसा है, रोजी रोटी है, लेकिन बच्चों के लिए इसका और भी कुछ महत्व है। क्या महत्व है देखिए, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज इवन ए 10 रुपीज नोट। देखिए साहेब से, साहेब ये बता रहा है, साहिब ये कहता है कि मैं कभी कभी उसमें 1 रुपया पा जाता हूं और कभी कभी 10 रुपए की नोट पा जाता हूं। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी जो आंखें हैं वो जगमगा रही थी। लाइटिंग अप का मतलब होता है चमक रही थी, यानी खुशी से, जब आदमी खुश होता है तो उसकी आंखें जिस तरह से झलकती हैं, उसी तरह से साहब को ये कह के खुशी मिलती है कि मैं कूड़े में कभी कभी क्या करता हूँ, 1 रुपया मिल जाता है मुझे और कभी कभी 10 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं। आप देखिए फिर से उस स्टेटमेंट पे जाइए जहां पे लिखा गया था आई समटाइम्स फाइंड, देखिए आई समटाइम्स फाइंड गोल्ड, या कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट था वहां पे। तो मतलब जब वो कूड़ा बीनने का काम वो कर रहा था, या जब वो अनीस जंग ने बोला कि आप यहाँ इसे रोज क्यों करते हैं, तो उस टाइम की बात कर रहा, तभी इसने बोला कि मैं कभी कभी वहां पे 1 रुपए या कभी कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, और वो बड़े ही खुशी से बताया साहिब। अब देखिए, वेन, अब ये आपसे कहा जा रहा है, निक्सन ने आपसे पूछ रही हैं निक्सन, वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। ये कह रहे कि जब कभी भी आपको मान लीजिए एक कूड़ा रखा है, कूड़ेदान है, और उसमें आपको सिल्वर का कॉइन मिल जाए, उसमें चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो फिर आप स्क्राउजिंग करना बंद नहीं करते। स्क्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, यानी कभी भी किसी जगह पे कूड़े या कूड़ेदान में, गार्बेज वगैरह में आपको अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो क्या आप ढूंढना बंद कर देंगे? नहीं, तो आप इस उम्मीद में और ज्यादा उसमें खोजेंगे कि कुछ और मिल जाए, कुछ ज्यादा मिल जाए। देखिए, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ये कह रहे हैं कि आप ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ज्यादा मिल जाएगा, आप जो है स्क्राउंजिंग करना बंद नहीं करते हैं। और उसी तरह से वो बच्चे थे, उनके लिए वो 1 रुपया 10 रुपया चांदी के सिक्कों से कम नहीं था। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और अगर ऐसा लगता है कि जो गार्बेज है वो बच्चों के लिए कुछ अलग ही मीनिंग रखता है, कि जो मीनिंग पेरेंट्स के लिए है गार्बेज का, वही मीनिंग जो है बच्चों के लिए नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं पेरेंट्स, वो उनका रोजी रोटी होता है, उसे बेच करके उनका जीविका चलता है, लेकिन बच्चों के लिए उसका कुछ और ही मतलब था। वो उसमें से जो खिलौना, उसमें से कुछ और चीजें, पैसे या कुछ काम की चीजें अपने लिए बच्चे जो है ढूंढ करके इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनके लिए अलग मतलब है। देखिए, फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखिए ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक रैप्ड है, रैप्ड का मतलब होता है कोई चीज लिपटा हुआ, वंडर का मतलब आश्चर्य होता है, कोई चीज आश्चर्य में लिपटा हुआ।
फॉर द इल्डर इट इज मीन्स सर्वाइवल, और जबकि जो बड़े हैं उनके लिए ये सर्वाइवल है, मतलब रोजी रोटी है। मतलब ये है कि जैसे कोई चीज हो, अगर एक पैकेट में हो और ऊपर से रैपर लगा हुआ हो, रैप्ड किया हुआ, लपेटा गया हो, और अंदर क्या है आपको नहीं पता है, तो जब तक उसे आप खोल करके अनकवर्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, आप ईगर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं उस चीज को देखने के लिए। तो उसी तरह से बच्चे के लिए जो वो बच्चों के लिए जो गार्बेज होता था, उसमें उन्हें नई नई चीजें मिलती रहती थी, और इसीलिए उनके लिए आश्चर्य था वो, है ना, क्यूरियोसिटी थी उनके लिए। लेकिन जो बड़े लोग थे उनके लिए सिर्फ वो सर्वाइवल था, मतलब उनकी रोजी रोटी थी। आगे देखिए क्या होता है। एनिस जंग कह रही है कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। ये कह रहे कि एक विंटर मॉर्निंग की बात है, यानी सर्दी के सुबह की बात है। एनिस जंग जी कह रहे हैं कि मैंने देखा जो साहेब है वो स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ था बाय द फेंस। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री वॉल, किसी चीज की जो चारदीवारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फेंस कहते हैं। तो वो खड़ा था फेंस में, और कहां पे, वो फेंस जो था वो एक गेट का था, और गेट किसका था, वो नेबरहुड क्लब का, यानी जो पड़ोस में एक क्लब था। क्लब का मतलब होता है जहाँ पे खेल उल होता रहता है या कोई प्रोग्राम वगैरह होता रहता है, उसको हम क्लब कहते हैं। तो क्लब के गेट की जो चारदीवारी है उसी के बगल में मैंने देखा कि साहेब खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन, यानी वॉचिंग का मतलब होता है देखते हुए, टू यंग मतलब दो युवाओं को, यंग मैन का मतलब दो युवा लोगों को, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जो सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और कर क्या रहे थे वो, टेनिस खेल रहे थे। मतलब शायद जो है सर्दी का टाइम था, और जो फेंस था क्लब का, चाहे उनके पड़ोस में क्लब था, क्लब की जो चार दीवारी थी वहीं पे वो खड़ा होकर के बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ, उत्सुकता के साथ वो दो लोगों को देख रहा था जो सफेद कपड़े पहन करके टेनिस खेल रहे थे। और आई लाइक द गेम ही हम्स, यानी वो जो मर्मरिंग करता है, मतलब वो भी इच्छा जताता है और मुंह से धीरे से बोलता है कि मैं भी गेम पसंद करता हूं, यानी मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है देखिए, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी वो चारदीवारी के पीछे से देख रहा था, और देख करके वो सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था कि काश मैं भी होता तो मैं भी उसको खेलता, और मुझे भी खेलना पसंद है। आई गो इनसाइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, और वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट किया, उससे जब पूछा राइटर ने, तो उन्हें एक्सेप्ट किया कि मैं भी अंदर जाता हूं और खेलता हूं। कब, जब नो वन इज अराउंड, यानी जब इर्द गिर्द कोई दिखता नहीं है तो मैं भी अंदर घुस जाता हूं, ऐसा उसने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। देखिए, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जब अंदर जाता हूं तो जो गेट पीकर होता है, मतलब गेट कीपर होता है, यानी जो वॉचमैन होता है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं क्या कि जो स्विंग है, यानी झूला, झूला आपने देखा होगा पार्क में ऐसे लगा होता है और बच्चे इस पे बैठ करके मूव करते हैं, झूलते हैं। तो कह रहे हैं कि जब मैं अंदर जाता हूं तो जो गेट कीपर होते हैं मुझे झूला झूलने देते हैं। अब देखिए, साहेब टू, यानी साहेब भी इज वियरिंग टेनिस शूज। अब देखिए, जो साहेब है उस दिन जब वो देख रहा था अंदर जान वो अंदर खेलते हुए, तो उस टाइम उसका जो पोजीशन है, उसके कपड़े की बात कर रही है, तो साहेब भी जूता पहना हुआ था, और जूता कैसे थे, टेनिस शूज थे, यानी जो जिसे पहन के टेनिस खेलते हैं वो शूज वो भी पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, यानी वो जो शर्ट था वो काफी डिसकलर्ड था, यानी मैला था, गंदा हो गया था, उस पे कलर जा चुके थे, और उसके ऊपर जूते जो है वो काफी स्ट्रेंज लग रहे थे, विचित्र लग रहे थे। एंड शर्ट्स, वो और जो शर्ट पहना था, यानी उसके शर्ट और शर्ट दोनों, यानी उसके निक्कर और वो शर्ट दोनों के कलर वर जा चुके थे, मतलब पुराना मैला खुला पहना था। और उसपे जो टेनिस शूज था वो बड़े ही एक्वार्ड लग रहे थे, विचित्र, जैसे बिलारी गाती। someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। और जब मैंने उसके जूते को देखा तो ऐसे लग रहा है जैसे वो जान रहा है कि मुझे, मैंने जूते को मैं उसको घूर रही हूँ, देख रही हूँ, तो वो उसने एक्सप्लेन करने के लिए, यानी वो जूतों के बारे में बताने के लिए, वो खुद बेचारा जो साहब वो कह रहा है कि कोई मुझे इसे दिया है, किसी ने मुझे जूते को दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कॉर्डेड शूज ऑफ समवन रीच बॉय, सम रीच बॉय,
देखिए, फैक्ट ये है कि जो जूते थे वो डिस्कॉर्डेड थे। डिस्कॉर्डेड का मतलब होता है अबंडन्ड, यानी कोई छोड़ देता है, त्याग देता है, डिजर्टेड कर देता है, फेंक देता है जब पहनने लायक नहीं होता है। तो वो कोई अमीर लड़का था और उसने अपने जूतों को डिस्कॉर्ड कर दिया था, यानी छोड़ दिया था, तो उसी जूते को वो बेचारा पहना हुआ था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। और शायद वो अमीर व्यक्ति जो है वो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि क्या था, बिकॉज आप कारण बताने के लिए ऊपर कारण ये था कि ए होल इन वन ऑफ देम, यानी जो जूते थे उनमें से एक जूते में होल हो गया था और इसीलिए शायद अमीर व्यक्ति ने क्या किया था, अमीर लड़का ने क्या किया था, उस जूते को डिस्कार्ड कर दिया था। डज नॉट बोदर हिम, और वो जूते जिसको एक अमीर व्यक्ति ने त्याग दिया था वो जूते उसे बोदर नहीं करते थे। बोदर का मतलब होता है तकलीफ देना, कष्ट देना, परेशान करना। तो उन उन जूतों से इस साहिब बेचारे को कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा नंगे पैर यात्रा किया हो, हमेशा नंगे पैर रहा हो, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूता नहीं पहना हो, हमेशा नंगे पैर चला हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर सुराख वाला, होल वाला, किसी का त्यागा हुआ अगर जूता मिल गया ना, तो उसके लिए भी सपनों को सही होते या किसी सपने का सही होने के जैसा ही था, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कभी उम्मीद नहीं किया था कि हमको भी जूता मिल जाएगा। तो होल वाला भी जूता उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब आगे देखिए, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो गेम जिसको वो बड़ी ही इंटेंटली देख रहा था, बड़ी ही ध्यानपूर्वक, बड़ी ही लगन के साथ, तल्लीलता के साथ, इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके पहुंच के बाहर थी। क्यों? क्योंकि गार्बेज बिनने वाले का लड़का जो है, उसका डेली का काम था सुबह उठना, कूड़ा बिनना, और उसके लिए टेनिस खेलना, खिलाड़ी बनना, ये उसके पहुंच से बाहर की बात थी। तो ये कंडीशन था साहे की और वहां के लोगों की। चलिए आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए क्या होता है। अब अगले दिन की बात होती है कि दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब साहब इस सुबह क्या कर रहा है, वो रास्ते में है और जा रहा है मिल्क बूथ। मिल्क बूथ का मतलब होता है जहां पे दूध वगैरह मिलता है, तो वहां पे जा रहा होता है। इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, यानी एक स्टील का कैनिस्टर था। कैनिस्टर का मतलब जिसके मटेरियल या कोई रख के जाता है, आप हिंदी में कहते, हमारे यहाँ डुल्लू कहते हैं। तो उसके हाथों में एक डुल्लू था। अब यहाँ पे देखिए, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, पॉइंटिंग का मतलब होता है डिमोन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना, इशारा करना। अब साहेब क्या करता है, इस दूर पे एक दुकान होती है, उसी की तरफ इशारा करके बोलता है कि मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूं। और आगे बताता है कि आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपए मिलते हैं और जो भी मैं खाना खाता हूं वो खाना मिलता है मेरे को, और अब मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूं। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने उससे पूछा, मतलब साहब से पूछा, निजंग बता रही है कि साहब से पूछा कि क्या आपको जॉब करना अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, ये कह रहे कि मैं देख सकती थी कि जो उसका चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी जो स्वतंत्रता उसके पास पहली थी, यानी जो केयर फ्री लुक था उसके पास, जो फ्रीडम था उसके पास, वो कहीं न कहीं समाप्त हो गया था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। अब देखिए ये कह रहे हैं, ये लड़की बता रही है, यानी जंग बता रही है कि जो स्टील का कैनिस्टर था छोटा सा, वो बहुत भारी लग रहा था कंपेयर टू किसके, उस बैग के, प्लास्टिक का, जिसे वो कंधे पे रख करके दिन भर ढोता रहता था। तो वो बड़ा सा बैग, वो बोरिया, वो बिस्तर जिसमें वो लेकर के कचरा ढोता रहता था, वो उसको हल्का दिखते थे, लेकिन एक कैनिस्टर उसको भारी लग रहे थे। ऐसा क्यों? द बैग वाज हीज, क्योंकि जो बैग वो ढोता था ना, वो उसके हुआ करते थे, वो खुद का मालिक था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो किसी दूसरे का है। और वहां पे वो देखिए, यहाँ पे देखिए आगे लाइन में, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु वांट्स द टी शॉप, यानी जो टी शॉप का ओनर था, जो मालिक था, उसका वो कैनिस्टर था, और दूसरे का ढोना या दूसरे का गुलामी करना
अपने आप में तुच्छ काम करना ही वो बेहतर होता है। मतलब ये है कि हमारा अगर हम छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा वहां पे अच्छा है। बल्कि बड़ा से बड़ा काम कर लें, अगर दूसरा का कर रहे हैं, तो हमेशा आपको गुलामी फील होगी। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब जो है अब खुद का मालिक नहीं रहा, और इसीलिए वो बेचारा थोड़ा सैड फील हो रहा था। उसकी फ्रीडम समाप्त हो गए, क्योंकि अब वो दूसरे के यहाँ जॉब करने लगा। मतलब अगर वो खुद का काम कर रहा था, कूड़ा ही बीन रहा था, तो उससे ज्यादा फ्रीडम थी, ज्यादा स्वतंत्रता महसूस होती थी। अब भले वो जो है 800 रुपए कमा रहा है, दिन का खाना कमा रहा है, पेट भर खाना मिल रहा है, फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरे का नौकर बन गया था। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों साहिब और रेड स्पीकर्स की कहानी। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में, जो कहानी है फिरोजाबाद की। तो तब तक के लिए आप वेट करिए, बहुत जल्द आपको जो है मुकेश के बारे में ये वाली स्टोरी जो है फिरोजाबाद की कहानी आपको मिलेगी, जो चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है।